इमरजेंसी लगा के, नसबंदी करा के, हमारी बंसी बजा के। भाई आप सब लोग यहाँ इतनी भीड़ भाड़ में रहते हैं, हम ऊपर मजे से आराम करते हैं, ये देखकर बहुत दुख प्राप्त होता है। जौहर साहब के चेहरे को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वे एक स्टैंड अप कॉमेडियन की भांति गंभीर मुद्दों को कॉमेडी का तड़का लगाकर पेश करने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, यही सबकी दौलत पर सबका हिस्सा, किसी को झूठे दस्तखत न करने पड़े। अपने हर अंदाज से लोगों को खिलखिलाकर हंसाने वाले आईएस जौहर के व्यक्तित्व को दूसरे कलाकारों के लिहाजा बहुत कम आंका गया है। पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा। कमाल की बात है, बात करने के लिए भी पैसे लगते हैं। इतने बड़े स्टार कलाकार के नाम को सुनकर बहुत लोगों को लगता है आईएस जौहर करण जौहर के पिताजी हैं। कुछ लोग तो उनका पूरा नाम भी नहीं जानते हैं। हम अपना खानदान का आखिरी टमाटर डीएच है। अब हम अपना अक्खा प्रॉपर्टी किसका नाम लिखकर मरेगा? उन्हें कोई बंगाली समझता है तो कोई पंजाबी, कोई उन्हें इंद्रजीत सिंह जौहर समझता है तो कोई इंद्रसेन जौहर। ये क्या आपने स्वर्ग को नरक बच्चे तो स्वर्ग होते हैं। आईएस जौहर का नाम तो श्रीमती इंदिरा गांधी के कारण भी प्रसिद्ध रहा। दरअसल आपातकाल के समय बहुत सारे कलाकार कांग्रेस के खिलाफ जाकर मोर्चा संभाल रहे थे। उनमें जौहर साहब भी थे। भेंडी बाजार मेरा और लालबाग तुम्हारा। मंजूर, मगर सरकार का कुछ नहीं। सरकार का ये है ना बीच में इतना सा। अच्छा, नो मैन लैंड। लोक संख्या को काबू में करने के लिए नसबंदी का कानून बना, तब जौहर साहब ने इस विषय पर फिल्म बना डाली और फिल्म का नाम भी नसबंदी रखा। आज सारा दिन ढूंढते ढूंढते थक गए और एक केस भी नसबंदी का नजर नहीं आया। यस फ्रेंड असरानी। कांग्रेस विरोधी होने के चलते उनकी फिल्म बड़े स्क्रीन पर रिलीज हुई नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के देहांत के तुरंत बाद श्री राजीव गांधी पंत प्रधान की कुर्सी पर बैठ गए। इस विषय पर जौहर साहब ने गांधी परिवार की खूब आलोचना की। दमादम मस्त कलंदर, आज है कोई बाहर तो कल वो होगा अंदर। उनके हिसाब से इस देश में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश को स्वतंत्र करने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे में जौहर साहब ने 1971 में जय बांग्लादेश फिल्म बनाई। वहां हो रहे अत्याचार और राजनीतिक उथल-पुथल को हास्य का रूप देकर उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया था। शायद आईएस जौहर पहले व्यक्ति थे जिनके हर एक फैसले पर लोगों ने टिप्पणियां दी थी, चाहे उनका पर्सनल जीवन हो या फिल्मी सफर। उनको आप किसी भी एंगल से देखो, एक चेहरे के पीछे सैकड़ों चेहरे छुपे हुए दिखाई देंगे। इसीलिए तो वे एक महान कलाकार थे। किराया क्या होगा? किराया? महंत तुलसीदास जी किराया लेंगे धर्मशाला का? हजारों रुपयों का चढ़ावा चढ़ता है उनकी मंदिर पर। दान देना पड़ेगा। पेशगी वैसे तो 20 रुपया है, मगर इस कोठड़ी के 30, क्योंकि यहाँ से मंदिर के दर्शन होते हैं। राधे किशन राधे किशन राधे किशन राधे कृष्ण। ये लो दान, पेशगी। राधे किशन राधे किशन राधे किशन राधे किशन। जौहर साहब ने कटाक्ष के मामले में किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक भगवान को भी उन्होंने कचहरी में बिठाया। 1954 की नास्तिक फिल्म आपको याद होगी ही। कवि प्रदीप की ये पंक्तियाँ बहुत कुछ कहती हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल। बतौर डायरेक्टर 1952 की श्रीमती जी उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद नास्तिक फिल्म रिलीज हुई जो उनके जीवन की बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने ऐसे इंसान की कहानी पेश की थी जिसने पार्टीशन के दौरान अपने परिजनों को मरते हुए देखा था। इस खूनी किस्से के बाद उस इंसान को भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। जौहर साहब की फिल्म देखकर मन में सवाल उठता है कि वे ऐसे क्यों थे? क्या लोगों की गालियां खाना उन्हें अच्छा लगता था? हमारे हिसाब से जौहर साहब वास्तविकता को देखने और समझने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में वही दिखाया जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। उन्होंने ना सिर्फ पार्टीशन देखा बल्कि उन्होंने टूटते घर भी देखे। अपने दिल में छुपे दुख को वे फिल्मों के सहारे लोगों को दिखाते थे।
जौहर साहब का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब राज्य के तलागंग में 26 फरवरी 1920 को हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई देखकर मालूम होता है कि वे एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते होंगे। उस दौर में उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा कानून की भी पढ़ाई की। इसी कारण से जौहर साहब को सबसे पढ़े लिखे कलाकारों में से एक माना जाता है। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन देश के दो टुकड़े हो गए और जौहर साहब की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस दिन पार्टीशन हुआ तब जौहर साहब अपने परिवार के साथ भारत के पटियाला में आए हुए थे। दंगे फसादों के कारण वे अपने घर लाहौर लौट नहीं पाए। इसी कारण जौहर साहब अपने परिजनों के साथ दिल्ली में बस गए। दिल्ली में परिवार बस गया, पर आमदनी के लिए उन्हें अपने परिवार को छोड़कर जालंधर जाना पड़ा। वकालत में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे मुंबई आ गए। उन्हें अपनी लेखनी पर पूरा विश्वास था। वे लेखक बनने मुंबई आए थे। आपको तो पता ही है कि पार्टीशन के बाद बहुत सारे कलाकार मुंबई बस गए थे। उनमें से रूप किशोर शोरी भी थे। एक जगह से ताल्लुक रखने के कारण रूप किशोर शोरी ने जौहर साहब से एक थी लड़की फिल्म की स्क्रिप्ट लिखवाई। 1949 में रिलीज हुई इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। खास रूप से ये गाना बहुत फेमस हुआ। लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा। जौहर साहब ने ना सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी बल्कि इसी फिल्म के साथ अभिनय क्षेत्र में भी उतर गए। महाभारत सीरियल के निर्माता B.R. चोपड़ा जौहर साहब के बचपन के दोस्त थे। रूप किशोर शोरी के बाद B.R. चोपड़ा ने भी उनसे ऐसी स्क्रिप्ट लिखवाई। उस वक्त B.R. चोपड़ा साहब एक बेहतरीन स्क्रिप्ट की तलाश में थे। उन्हें अपना फिल्मी सफर शुरू करना था। ऐसे में उन्होंने देखा कि उनके ही दोस्त I.S. जौहर फिल्मों में सेटल हो चुके हैं, इसलिए B.R. चोपड़ा साहब ने उनसे 1991 की सुपरहिट फिल्म अफसाना की स्क्रिप्ट लिखवाई। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली फिर कौन किसी का। सौभाग्य से इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका फायदा खुद जौहर साहब को भी हुआ। आगे चलकर दोनों की दोस्ती मजबूत हुई। B.R. चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा भी फिल्मों में अपना नसीब अपनाना चाहते थे, इसलिए अपने छोटे भाई के लिए B.R. चोपड़ा ने जौहर साहब से सिफारिश की। जौहर साहब ने भी यश चोपड़ा को अपना असिस्टेंट बना लिया। आगे चलकर यश चोपड़ा सदी के सबसे सफल फिल्मकार बने। जौहर साहब का नाम इस कदर तक मशहूर था कि उन्होंने अपने ही नाम की सीरीज में फिल्में बनाई जो सिनेमा घरों में तूफान चलती थी। इस सीरीज की शुरुआत करते हुए उन्होंने महमूद साहब की मदद लेते हुए उनके नाम का भी इस्तेमाल किया। इस सीरीज की पहली फिल्म जौहर महमूद इन गोवा थी, जो 1965 में रिलीज हुई थी। इसके पहले जौहर साहब हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में दिख चुके थे। आपको बता दूं कि 1962 में रिलीज हुई इस विदेशी फिल्म को ऑस्कर भी मिल चुका था। जौहर महमूद इन गोवा के बाद उनकी जौहर इन कश्मीर और जौहर इन बॉम्बे फिल्म रिलीज हुई। इसके बाद जौहर साहब ने महमूद के साथ दूसरी फिल्म जौहर महमूद इन हांगकांग फिल्म बनाई। जौहर साहब बहुत ज्यादा वास्तविकतावादी इंसान थे। संडे मैगजीन को एक इंटरव्यू में उन्होंने बचपन की यादें बताते हुए यौन विषय पर खुलकर बातें की थी। उन्होंने बिना किसी शर्मिंदगी के साथ वो बातें भी बताई जिसे हम खुद बता नहीं सकते। अपने पिता द्वारा अपने ही माता के साथ हुए यौन छल पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि उस रात वे अपने पिता को जताना चाहते थे कि वे जो भी कर रहे हैं वो गलत है, पर क्योंकि जौहर साहब छोटे थे इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। कुछ सालों के बाद पिताजी का देहांत हुआ, तब राम नाम सत्य है की जगह वे उस रात को याद कर रहे थे। ऐसी बातें बताने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, पर उन्होंने खुलकर बहुत सारी बातें बताई थी। यहाँ तक उन्होंने खुद की यौन स्थितियाँ और किस्सों पर भी बात की थी। जौहर साहब की शादी फिल्मों में आने से पहले साल 1943 में रम्मा बाइंस से हुई थी। उनसे उन्हें 2 बच्चे अनिल और अंबिका हुए। आगे चलकर रम्मा बाइंस ने बलराज साहनी की सामाजिक फिल्में गरम हवा में काम किया, तो वहीं दोनों बच्चों को खुद जौहर साहब ने 5 राइफल्स फिल्म के साथ लॉन्च किया था। पार्टीशन के तुरंत बाद जौहर साहब ने रम्मा बाइंस को तलाक दिया था, पर अगले कई साल तक वे एक दूसरे से जुड़े रहे।
फिल्मों में सफल होने के बाद जौहर साहब ने 4 शादियां की। उन्होंने अपने जीवन में जितनी बार शादी की उतनी बार तलाक भी लिया। शायद जौहर साहब भारत के अकेले इंसान हैं जिनका 4-5 बार तलाक हुआ होगा। उनकी बेटी अंबिका फिल्म जगत में अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई, पर शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो गई। हम तेरी धमकियों से हरगिज नहीं डरेंगे, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अंबिका को जेहान नाम का बेटा भी है। बहुत लोगों को लगता है कि करण जौहर IAS जौहर के बेटे हैं, पर असल में करण जौहर के पिताजी यश जौहर IAS जौहर के छोटे भाई थे। अपनी पहली फिल्म रिलीज होते ही जौहर साहब ने यश जौहर को मुंबई बुलाया। यहाँ आने के बाद यश जौहर ने फोटोग्राफर के रूप में काम किया। उसके बाद शशधर मुखर्जी और सुनील दत्त जैसे महान लोगों के साथ काम करते हुए यश जौहर ने खुद की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन खोला। IAS जौहर अपने मन के मालिक थे। उन्होंने हर प्रकार के काम कर लिए थे। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने अभिनय क्षेत्र छोड़ा नहीं। 5 शादियां करने वाले जौहर साहब को अपनी पहली पत्नी के अलावा किसी अन्य पत्नी से संतान नसीब नहीं हुई और 10 मार्च 1984 के दिन एक लंबी बीमारी के कारण जौहर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। जौहर साहब की कहानी तो खत्म हुई, पर उनकी कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान को वैसा ही रहना चाहिए जैसा वो असल में है। बहुत सारे लोग अच्छाई का नकाब लगाकर लोगों को फंसाते हैं, पर जौहर साहब ऐसे व्यक्ति नहीं थे। उनकी बातें लोगों को चुभे या अच्छी लगे, इस बात का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। सच में बिना नकाब के सहारे जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।